एवरीवन, देखिए आज का क्लास में अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है रियल नंबर का। देखिए जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे 2025 में न्यू टेंथ वाला मतलब तैयारी कर रहे हैं 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एक भाग के प्रोसेस को बताता है। भाग के प्रोसेस के द्वारा आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, पहले इसका बेसिक बेसिक बात अपने लोग समझेंगे, फिर हम आपको चैप्टर का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और कुछ एग्जाम पल का भी क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आप प्रिपेयर के लिए क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली यूक्लिड विभाजन जो है, ये यूक्लिड विभाजन का शुरुआत कैसे हुआ। तो आइए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए 90 लिखते हैं। ठीक है, इस 90 को अगर मान लीजिए हम 6 से भागा लगा रहे हैं, किससे भागा लगा रहे हैं, 6 से अगर हम इस 19 को भागा अगर लगा रहे हैं तो बताइए कितना बार में लगेगा, बार में लगेगा, क्योंकि 36 18 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। बचपन क्लास में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल आप प्लस पढ़े होंगे क्या, आप शेष। ये बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, 6 क्लास से। तो देखिए यूक्लिड ने इसी को क्या माना है, बी, जिसमें भागा लगाएंगे इसको ए, जो भागफल निकल के आएगा इसको क्यू, और जो रिमाइंडर यानी शेष बचेगा इसको क्या मानेंगे, आर मानेंगे। तो ए का मतलब होता है क्या आपका भाज्य, और भाजक का मतलब क्या होता है आपका बी, और 3 क्या हो गया आपका क्वास्टेंट बोल लीजिए या क्वासेंट बोल लीजिए, यानी कि भागफल, और 1 जो बच गया ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यानी भाज्य के जगह में क्या रखेंगे अपने लोग, ए, तो ए, भाजक के जगह में क्या रखिएगा बी, और भागफल के जगह पे क्या रखिएगा क्यू, और शेषफल के जगह में क्या रखिएगा आर। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है आपको समझना, क्योंकि आप लोग इस प्रोसेस को पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नया बात आपको पढ़ना नहीं है। बल्कि एक ये भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो यूक्लिड ने एक नाम दे दिया गया कि भाज्य को माना उन्होंने ए, भाजक को माना बी, भागफल को क्यू, और शेष को क्या माना इन्होंने आर माना है। तो आइए हम सबका इंग्लिश में भी नाम एक बार लिख देते हैं। तो देखिए इसको अगर आप इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो भाज्य को इंग्लिश में बोल लेते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बोल लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका भाजक, भाजक को इंग्लिश में बोल लेते हैं डिविजर, डिविजर। और जो भागफल होता है, भागफल होता है इसको बोल लेते हैं क्वाटेंट, क्वासेंट बोल लीजिए या क्वाटेंट बोल लीजिए। और जो शेष होता है अपना इसको बोल लेते हैं रिमाइंडर। क्या बोल लेते हैं, रिमाइंडर। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए भाज्य को इंग्लिश में क्या बोल लेते हैं डिवाइडेंट, और भाजक को क्या बोलते हैं डिविजर, भागफल को बोल लेते हैं क्वाटेंट बोल लीजिए या क्वासेंट बोल लीजिए, आप दोनों बोल सकते हैं। और शेष को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब आते हैं यूक्लिड की भाषा में, किसकी भाषा में, यूक्लिड की भाषा में। तो देखिए यूक्लिड की भाषा में जो भाज्य होता है इसको ए बोला जाता है, जो भाजक होता है इसको क्या बोला जाता है बी बोला जाता है, जो भागफल होता है उसको क्यू बोला जाता है, जो शेष बचता है इसको क्या बोला जाता है आर बोला जाता है। तो यहां तक आप चीज को क्या कहे होंगे, समझ गए होंगे। तो इसकी मदद से यूक्लिड ने क्या कहा कि आपको क्या निकालने के लिए, तो आपको यहां से बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो आइए इसका कुछ छोटा छोटा बात और है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले अभी अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर लिखे हैं। ये किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। ए बराबर हम क्या बोल दिए हैं यहां से भाज्य, बी बराबर क्या होता है आपका भाजक, क्यू बराबर क्या होता है आपका भागफल, और आर बराबर क्या होता है आपका शेष बोल लीजिए या शेषफल बोल लीजिए। ये रिलेशन दिया था किसने, यूक्लिड ने दिया था। किसने दिया था, यूक्लिड ने। तो इसी मेथड से अपने लोग को क्या एचसीएफ निकालना होगा, क्या निकालना होगा एचसीएफ। पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें और कौन कौन कंडीशन हो सकता है। तो इसमें आपको याद रखिएगा कि ए हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। ए हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से, यानी ए का मान जो है हमेशा वो किससे बड़ा होगा, बी से। दूसरा कंडीशन, बी हमेशा बड़ा होगा किससे, आर से। बी हमेशा बड़ा किससे होगा, आर से होगा। हम आपको इसको करके भी दिखा देते हैं, बी हमेशा किससे बड़ा होगा, आर से। तीसरा और इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, 0 <= आर <= बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आइए इसको अगर आपको ऐसे पढ़ना होगा, 0 <= आर, आर इज लेस देन बी। हिंदी में पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, जीरो छोटा है या बराबर है आर से, आर छोटा है किससे, बी से। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब देखिए इससे 3 फंक्शन आपको निकल के आएगा। एक फंक्शन क्या कि जीरो या तो आर जो है
या तो आर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, या नहीं तो आर का मान जो है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये कंडीशन तो आप हमको आपको हम बता ही दिए कि बी बड़ा होगा हमेशा किससे, आर से। अभी किसमें भागा लगाए थे अपने लोग, 19 में 6 से, तो कितना बार में लगा था, 3 बार में कितना होगा, 18 यानी कि 18 होगा। 19 से 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा। इसको क्या माने हैं, इसको माने हैं बी। इसको अगर बाबू बी माने हैं, ध्यान से समझिए, और इसको क्या माने हैं, यू, और इसको क्या माने हैं, आर, और इसको क्या माने हैं, ए। तो यहां से देख लीजिए ए का मान यानी जो 19 है ये क्या बी से बड़ा है कि नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बी से बड़ा है। उसके बाद जो बी का मान होता है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, आर से। किससे बड़ा होगा, आर से। तो यहाँ देखिए बी का मान हमेशा किससे बड़ा होगा, आर से। अब आगे आते हैं, अगली बात समझिए। और आर का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। यहाँ देखिए रिमाइंडर 1 आया हुआ है, तो रिमाइंडर आप क्या बोलेंगे कि 0 नहीं आया है, तो लेकिन 0 नहीं आया है तो 0 से बड़ा तो आया है ना। यहाँ देखिए आर का मान 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि एक और उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं, यहाँ से समझिए। एक मान ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से लिख लेते हैं 36, ठीक है। 36 में अगर 9 से भागा लगाएंगे तो 9 चौके 36। तो यहाँ देखिए आप रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा, कि 9 से अगर 36 में आप भागा लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा बाबू। तो 4 बार में लगेगा तो 36 से अगर 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। तो मतलब आर का मान याद रखिएगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ तक बात आ गया होगा आप लोग को समझ में। तो यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि यहाँ से क्या निकालना होता है, यूक्लिड विभाजन के विधि से अपने लोग क्या सीखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो मेनली एचसीएफ को शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं, मॉसो बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, मॉसो। देखिए एच का अगर पूरा नाम आप जानना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इसका जो पूरा नाम होता है यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोल लेते हैं, यानी कि जीसीएफ भी। तो इसको आपको याद नहीं रखना, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केवल एगो को याद रखिए, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और जीसीएफ का मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे तो काफी बेटर होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि मौसा का पूरा नाम क्या होता है, इसका होता है महत्तम समापवर्तक। इसका पूरा नाम हिंदी में अगर बोलिएगा तो क्या होगा, मौसा का महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में बोलिएगा एचसीएफ। आप पूरा नाम क्या होता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। तो यहाँ तक का अगर आपको चीज आ गया है समझ में, तो अब आइए आगे हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिए कि एचसीएफ जो है 10th क्लास में उतना मतलब भारी आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप जनरल कंपटीशन में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में एचसीएफ और एलसीएम में बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल पढ़ना पड़ता है। और आप लोग बहुत छोटे क्लास में यानी कि 10th क्लास में तो बहुत छोटा क्लास हुआ, तो इस पर मतलब क्या पूछेगा, आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए अब समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे कि आपको बोल देगा 16 एंड 24 का एचसीएफ बोल दे या मौसो। पूरा नाम हम समझा दिए। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मौसो का पूरा नाम क्या होता है आपका, न्यूनतम समापवर्तक। 16 एंड 24 इसको एंड बोलते हैं या तो और बोलते हैं। 16 और 24 का मौसो यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करें। किसके द्वारा ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन के द्वारा ज्ञात करें। ये कुछ बेसिक बेसिक सवाल छोटा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने चैप्टर का भी सवाल करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना मानेंगे आप, 24। और बी बराबर क्या मानेंगे, 16 यानी कि 16। ऐसा क्यों माना है, ऐसा इसलिए माना है बाबू, हम आपको पिछले पीछे समझा दिए हैं। क्या समझा दिए हैं कि ए का मान हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से। और बी का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, आर से। तो पहले आप इसको यहाँ समझिए, ए का मान हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से। तो ए का मान बड़ा होगा तो ए बड़ा माना होगा, अब बी क्या होगा आपका, छोटा मान होगा। तो ए का मान ले लिए 24, बी का मान ले लिए कितना आपका, 16। तो देखिए यूक्लिड का फॉर्मूला क्या कहता है, अभी भी बताया हम, ए बराबर क्या होता है आपका, बी क्यू प्लस होता है। तो क्या कीजिए, भाग का प्रोसेस आप स्टार्ट कर दीजिए। 16 से भागा लगाना है किसमें, 24 में। कितना बार में जाएगा, एक बार में।
तो एक बार में जाएगा जब ये, तो 16 अगर घटाइएगा ना बाबू इसे 16 24 से, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो देखिए ए के जगह पे क्या लेंगे अपने लोग? 24, ये समझा दिया हम आपको पीछे। 24 बी के जगह में क्या लिख दिएगा? 16, और क्यू के जगह में क्या लीजिएगा? 1, और आर के जगह में कितना आएगा? 8 आ जाएगा। आर के जगह में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ तक चीज आया आपको समझ में? आपको तब तक भाग देना है जब तक आर का मान जीरो ना आ जाए। आर का मान क्या ना आ जाए? जीरो। जब तक आर जीरो नहीं होगा तब तक आपका एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो यहाँ तक चीज क्लियर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस आर डज नॉट इक्वल जीरो। आर डज नॉट इक्वल जीरो का मतलब हुआ कि आर का मान जीरो नहीं आया है, तो एक बार फिर से लगाइए। इस तरह का आप एचसीएफ, इस तरह का एचसीएफ भी आप पढ़े होंगे। तो इस 16 यानी 16 को आप यहाँ उतार के ले आइए। तो कितना बार में लगेगा? 8 दूनी 16। अब देखिए 16 से 16 घटाएंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। अब ए के जगह में कितना आएगा बाबू? अब जो ए का मान है वो 16 आएगा। तो ए के जगह पे आप यहाँ से क्या ले लेंगे? 16 ले लेंगे। ठीक है। बी के जगह पे कितना लेंगे? 8, और क्यू के जगह में कितना लेंगे? 2, और रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो आ गया, यहाँ समझिए, सिंस आर बराबर जब जीरो आ जाएगा ना, तो एचसीएफ वही होगा। एचसीएफ वही होगा। कौन होगा? जो एचसीएफ लास्ट में भागा लगेगा ना, लास्ट किससे भागा लगा है? 8 से। किससे भागा लगा है? 8 से। तो लास्ट में जिस नंबर से भागा लगाइएगा वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो लास्ट में जो आप भागा लगाए हैं वो किससे लगाए हैं? 8 से लगाए हैं। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन से जो निकालने का प्रोसेस एचसीएफ है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। भाग के प्रोसेस से ही आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक चीज आ गया होगा समझ में? तो देखिए एक बात और समझिए कि 8 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर को पूरा पूरा काट देगा। यानी कि एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो आप बताइए 16 और 24 को 8 से करता है कि नहीं करता? देखिए 8 से लगाइएगा 16 में तो 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16। 8 से फिर लगाइएगा 24 में, तो 8 दूनी 8 क्या होगा? 24। लेकिन ध्यान से समझिए, इसको 4 भी काटता है तो आप बोलिएगा 4 से भी तो दोनों कट जाता है। 400 को 16 और 4 छके 24। लेकिन 4 इसका एचसीएफ नहीं होगा। 4 क्यों नहीं एचसीएफ होगा? क्योंकि 4 छोटा संख्या है और 8 क्या संख्या है? बड़ा संख्या। अच्छा, ये सब भी अपने लोग सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। जब हम आपको 1.2 का बेसिक चीज सिखाएंगे ना, तब वहां बताएंगे कि 4 क्यों नहीं हो सकता है, 8 ही क्यों होगा। यहाँ तक बात आ गया होगा आपको समझ में? चलिए, यहाँ तक बात आ गया है आपको समझ में, तो अब हम एक और सवाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। मान लीजिए कि आपको पूछ लेगा 36 एंड 96 ले लेते हैं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करें। आइए देखिए, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करने से सबसे पहले आपको ए मानना पड़ेगा। तो ए का मान कितना होगा? 96। बी का मान बताइए। तो बी का मान छोटा होता है तो कितना हो गया आपका? 36 हो गया। फिर यूक्लिड का फॉर्मूला क्या आता है आप बताइए? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आता है आपका? आर आता है। फिर भाग का प्रोसेस, तो 96 में किससे भागा लगाइएगा? 36 से। किससे लगाइएगा? 36 से। तो देखिए बाबू, 36 से अगर आप 3 बार में लगाएंगे तो ये 108 बनता है, क्योंकि 36 तिया कितना आता है? 108। तो 2 बार में लगा दीजिए, तो 36 दूना कितना होता है? 72। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 9 में से 7 को घट जाइए, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब यहाँ बताइए आप ए के जगह पे क्या रखिएगा? 96। तो ए के जगह में 96 रख दीजिए। बी के जगह में कितना आएगा? 36। 36। क्यू के जगह में कितना आ जाएगा? 2। तो क्यू के जगह में 2। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 24। एक बात और आपको याद रखना है कि रिमाइंडर जो है बाबू, हमेशा इस भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। भाजक से अगर छोटा नहीं होगा तो फिर ये इससे ये भाजक नहीं बन पाएगा। इतना बात याद रखिएगा। तो आप यहां से लिख दीजिए सिंस आर डज नॉट इक्वल जीरो। क्या रखिएगा? आर डज नॉट इक्वल जीरो। अगर आर डज नॉट इक्वल जीरो हुआ तो इसका मतलब और आगे जाएगा प्रोसेस। तो अब 36 को यहां से उठा के रख दीजिए। तो 36 में 24 से कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो ये 24 हो गया। अब बताइए आप, अब घटाइए कि 36 से अगर 24 को घटाइएगा तो कितना बनेगा? 12 बनेगा। तो अब जो ए का मान है ना, वो आप बताइए क्या होगा? अब ए का मान कितना रह गया आपका? 36। ए के जगह पे क्या लगा दीजिएगा? 36। तो ए के जगह पे लगा दीजिए 36। बी के जगह पे कितना लगा दीजिएगा?
24 और क्यू का मान कितना लगा दीजिएगा 1 और रिमाइंडर कितना आ गया 12। फिर से देखिए रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। तो रिमाइंडर जीरो अगर नहीं आया है तो आप यहाँ से लिख दीजिए सिंस r डज नॉट इक्वल जीरो। ये प्रोसेस तब तक आप जारी रखिए, तब तक जारी रखिए जबकि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। रिमाइंडर क्या ना जाए, जीरो ना आ जाए। तो 12 को तो यहाँ रहने देते हैं और 24 को हम यहाँ से ले आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 12 दूना 24, 12 दूना 24। अगर आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था 12, इस 24 को उठा के पटकिए यहाँ पे, तो कितना बार में लगेगा 2 बार में। तो 24 से 24 को घटाइएगा तो कितना बच गया आपका, जीरो बच गया। जो है तो B का मान कितना बनेगा 24, बी का मान ए का मान बन गया आपका 24, बी का मान बन गया कितना आपका 12, क्यू का मान कितना 2 और रिमाइंडर कितना आ गया जीरो। रिमाइंडर कितना आ गया आपका जीरो। तो जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो, तो समझ लीजिए कि एचसीएफ जो है वही लास्ट वाला आपका नंबर होगा। तो बताइए लास्ट में किस नंबर से भागा लगा है 12 से। किससे लगा है 12 से। तो बताइए कि इसका एचसीएफ हम 12 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका जो एचसीएफ निकला है बाबू वो कितना निकला है आपको 12 निकला है। यहाँ तक चीज आया समझ में। ये दो को छोटा छोटा हम उदाहरण ले लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में तो अब आइए हम चित्र का सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। 1.1 में देखेंगे ना तो देखिए यहाँ से आपका 3 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। कितना सवाल लिया हुआ है 3 सवाल लिया हुआ है। पहला सवाल आपका ये है कि 135 225, दूसरा सवाल है 196 और 38,220, तीसरा सवाल है आपका 867 255। इसमें दो को सवाल हम सोल्व कर देते, ठीक है बाबू। एगो 1 नंबर का, एगो 2 नंबर का। अगर आपको ये दो को सवाल समझ में आ जाएगा तो तीसरा अपने आप बन जाएगा। तो तीसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है 135 225, देख लीजिए। हम दूसरा बोर्ड में सवाल को सोल्व कर देते हैं क्योंकि इसमें हम आपको काला दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आइए 135 और 225 और दूसरा सवाल है आपका 196 और 38,220। तो 135 और 225 को पहले सॉल्व करते हैं, आइए। एक्सरसाइज 1.1, 1.1 का एक का 1 नंबर, ठीक है। सवाल कितना कितना था 135 और 225। कितना था सवाल 135 और 225 था। तो इसको भी आप क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए ए का मान हमेशा बड़ा होगा तो ए का मान 45 ले लिए, ठीक है। और बी का मान हमेशा छोटा होता है तो बी का मान कितना आ गया 135। तो यूक्लिड विभाजन का परिमेय क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या कहता है बी क्यू प्लस आर। सेम भागा का प्रोसेस कीजिए। भाग का प्रोसेस क्या कहता है 135 से भागा लगाएंगे किस में 225 में, तो कितना बार में जाएगा एक बार में। तो कितना बनेगा 135। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जीरो, 12 में से अगर आप 3 को घटाएंगे ना तो ये कितना बचेगा 9, तो 90 बच गया। क्या जीरो आया है रिमाइंडर बाबू, तो नहीं आया है। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो यहाँ से देखिए ए का मान हो गया आपका कितना 225, बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 135 और क्यू के जगह में कितना आएगा 1 और रिमाइंडर क्या बचा है 90। तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस आर डज नॉट इक्वल। जब तक आर बाबू जीरो नहीं आएगा तब तक आप इस भाग के प्रोसेस को खींचते रहिए, ठीक है। इसका यही प्रोसेस है। अब 135 को फिर यहाँ लाके उठाइए, ये सब्ट्रैक्ट करके कितना बचा था 90। तो 135 को यहाँ लाके पटकिए कितना बार में एक बार में। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना 135 से 90 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बन जाएगा आपका 45 बन जाएगा। तो चलिए 45 बन गया तो अब ए के जगह में अब क्या रखिएगा 135 बराबर बी के जगह में कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, ए के जगह में कितना 135, बी के जगह पे 90 और क्यू के जगह में 1 और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना 45। आप याद रखिएगा। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, हो सकता है बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि ए के जगह में आपको लेना है कितना 225 और बी के जगह में 135। एक बार में लगाएं तो 225 से 135 को घटाएंगे तो कितना बचा 90 बच गया। कितना बच गया 90। जैसे ही ये 90 यहाँ आया तो इस वाले पार्ट यानी 135 को उठा के यहाँ पटक दीजिए तो कितना आ गया 135।
अब 90 से 135 में फिर से एक बार में लगाए हैं तो 90 ही बनेगा। 135 से अगर 90 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 45। आपको ये प्रोसेस सेम भाग की तरह बनाना, जैसे आप भाग सीखे ना बाबू, इसी तरह से बनाना। तो 45 बन गया। आप ही बताइए, क्या आर का मान 0 आ पाया है? नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे? आर डज नॉट इक्वल 0 पढ़ लीजिए, या लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं है। तो जब तक आर बराबर 0 बाबू नहीं आएगा तब तक आप इस भाग के प्रोसेस को लेते आगे बढ़िए। तो इस 45 से भागा लगाइए, यहाँ जो रिमाइंडर आया था 45 आपका, 45 जो आया था रिमाइंडर, इस 45 से भागा लगाइएगा आप किस में? 90 में। क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना बाबू, ये इसको उठा के पढ़ते रहिए। कहाँ? यहाँ भाज्य के जगह में। किसके जगह में? भाज्य के जगह में। ये तब तक आप करते रहिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 45 से 90 में लगाइएगा तो 2 बार में 90 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। अब देखिए ए के जगह में कितना आ गया? 90। बी के जगह में आ गया 45। क्यू के जगह में 2 और रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 0। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। ए के जगह में 90, बी के जगह में 45 और क्यू के जगह में 2। तो 90 से अगर 90 से 90 घटेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाए उसी सिचुएशन में उसका एचसीएफ आ जाता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में किससे लगा है? 45 से। किससे? यानी 45 से लगा है। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो गया। यही इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, एक का एक नंबर, यानी एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर सवाल आपको आ गया समझ में। अगर ये बाबू आ गया आपको समझ में, तो चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल बता देते हैं। देखिए, एक का 2 नंबर सवाल कितना है? 196 एंड 38,220। इसका उत्तर होगा एससीएफ जो होगा ना इसका बाबू, वो 196 होगा। कितना होगा? 196 होगा। कैसे होगा? तो आइए करके देख लेते हैं। सेम प्रोसेस आप कीजिए। तो इसमें भी ए बराबर क्या मानिएगा? 38,220। बी बराबर क्या मानिएगा? 196। तो यूक्लिड परिमेय कहता है क्या फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या कहता है? आर कहता है। तो आप देखिए 196 से भागा लगा दीजिए आप 38,220 में। तो 38,220 में लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? एक बार में पहले लगे। तो एक बार में अगर लगाएंगे ना तो ये होगा 196। यहाँ से घटाइए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7। 7 में से अगर 9 को घटाएंगे ना, यहाँ देख लीजिए, 7 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बच गया है। तो 186 आ गया। अब बताइए 196 से कभी भी 186 में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब आप बोलिएगा कि ये तो रिमाइंडर हुआ। नहीं हुआ बाबू, ये रिमाइंडर रिमाइंडर तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ का पूरा डिजिट क्या हो? इससे सब्ट्रैक्ट ना हो। तो यहाँ तो 2 को डिजिट बचा ही है, 2 और 0। तो 186 में कितना को उतार लेंगे? 2 को। कितना को? 2 को। तो 196 से 1862 में लगाएंगे ना आप, तो 9 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 9 बार में। जब आप इसको 9 से गुना कीजिएगा तो ये बाबू बनेगा आपका 1764। कितना बनेगा? 1764। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि 382 में अगर एक बार में लगाए, 196 घटा है तो 186 बचा। तो रिमाइंडर अगर पर रहा है तो यहाँ से हम ले लेंगे, तो 2 यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया? 1862। कितना हो गया? 1862। तो 1862 में अगर 196 से लगाएंगे ना बाबू तो 9 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 9 बार में लगेगा। अगर 9 बार में लगाइएगा तो ये 1764 होता है। कितना होता है? 1764 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 12 में से 4 को घटाएगा तो 8, यहाँ बच गया 0, एक बचा ले लीजिए तो कितना बन गया? 10। अब 10 में से सॉरी यहाँ बच गया 5, 15। 15 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 9। इधर देखिए कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि 8 से कैरी उधर की थी, यानी कि हासिल लिए थे, तो यहाँ क्या बच गया था? 5। 5 में 1 बचा लेंगे तो 15। 15 में से 6 गया, कितना बच गया? 9। यहाँ बच गया 7 में से 7 घटेगा, या तो 0 लिख दीजिए या तो कट गया। उसके बाद यहाँ से क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे। तो अब 980 में 196 से लगाएंगे ना तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाता है। कैसे? तो 19 पंजे 95 और 5 छके इस आप गुना करके देख लीजिएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो रिमाइंडर आ गया 0। देखिए ये पूरा पूरा कट गया। कितना बार में कटा है? 195 बार में कटा है। तो देखिए बाबू ए के जगह में कितना लगा दीजिएगा आप? 38,220। बी के जगह पे 196 और क्यू के जगह पे 195 और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। जब रिमाइंडर बाबू 0 आया तो आप समझ लीजिए एचसीएफ वही नंबर होगा और दूसरा नंबर नहीं होगा। तो ये समझिए कि भाग किससे लगा है? 196 में। यहाँ नहीं आया नंबर कोई। ऐसा मत समझिए कि बीच में जो निकाल देते वो क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि 196 से 195 बार में पूरा पूरा 38,220 कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। तो इसका जो एचसीएफ होगा बाबू वो कितना होगा? 196
196 होगा। कितना होगा? 196। यहां तक चीज आ गया होगा समझ में? चलिए, यहां तक चीज आ गया है समझ में आपको, तो चलिए इसका 2 नंबर का सवाल देख लेते हैं। तो देखिए, आप अपना बुक में उल्टा के देखिएगा। ठीक है, अब आइए 2 नंबर पे। इस पे हम फिर से आपको काला नजर आएंगे, ठीक है, घबराइए मत। क्योंकि जैसे ही व्हाइट बोर्ड कीजिएगा करते हैं ना, तो इस पे काला आपको हम दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है बाबू लोग, तो देखिए 2 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 2 नंबर का सवाल देखिए बाबू क्या कर रहा है यहाँ से। ये रहा आपका 2 नंबर, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान से समझ, धनात्मक तो होना ही चाहिए, साथ में विषम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है बाबू? पूर्णांक है। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की बोला है कि 9th क्लास में जब आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे ना, वास्तविक संख्या पढ़े होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप 9th क्लास में जब आप पढ़े होंगे, तो एक बात सर लोग पढ़ाए होंगे, क्या बताए होंगे कि देखिए यहाँ ध्यान से, कि जो विषम संख्या होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके चलता है, तो इसी को बोलते हैं विषम संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्यों क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्यों क्या है? पूर्णांक संख्या। तो अगर आपको पूर्णांक संख्या का थोड़ा-सा भी ज्ञान है, तो आप बताइए कि पूर्णांक संख्या जो चलता है वो कहाँ से चलता है बाबू? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चलता है। और इधर पॉजिटिव चलेगा, इधर क्या चलेगा आपका? नेगेटिव चलेगा। इधर क्या चलेगा? नेगेटिव चलेगा। यानी कि ऐसे कर सकते हैं 0, 1, 2 ऐसे करके। इधर क्या चलेगा? -1, -2, -3। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा। क्या होगा आपका? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा। लेकिन कहानी ये है कि इसमें कहता है कि इसके रूप का होगा जहां q कोई क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो देखिए, फाइनल 2 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसमें कुछ मानना पड़ेगा। माना कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि प्रूफ करने के लिए क्या कहेगा आपको? धनात्मक पूर्णांक ही तो धनात्मक पूर्णांक मान लिए। और b बराबर मान लीजिए आप क्या? 6। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बाबू, क्योंकि अभी जो आप रूप देखे हैं वो था कितना? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो देखिए, तो ये जाना पहचाना आपको नहीं लग रहा है? ए बराबर फॉर्मूला क्या? देखिए, ये नहीं लग रहा है आपको? तो ए बराबर क्या? bq+1, यानी आप सॉरी bq+r, bq+r। देख के आप बताइए तो, बी के जगह में क्या मैच खा रहा है? 6। क्यू के जगह पे तो क्यू ही है। आर के जगह पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह से बी के जगह पे तो 6, आर के जगह पे 3, आर के जगह पे 5। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 1, 3, 5 जो आप देख रहे हैं बाबू, ये क्या है आपका? आर का मान है। किसका मान है? आर का। अगर आपको समझ में नहीं है तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं। ए बराबर bq+r। अब देखिए कि बी के जगह पे तो 6 आ रहा है, बी के जगह पे क्या आ रहा है? 6। और क्यू के जगह क्यू ही आ रहा है, और आर के जगह क्या आ रहा है? 1। यहाँ भी लगाइएगा ना फॉर्मूला, तो ये आर के जगह में आएगा। किसके जगह में आएगा? आर के जगह में। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे ना आप, तो ये भी किसकी जगह में आएगा? आर की जगह में। यानी ये जो 1 आप देख पा रहे हैं, 3 देख पा रहे हैं और 5 देख पा रहे हैं, ये आर का मान हो गया। किसका मान हो गया? आर का मान हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आर का मान हमेशा बी से क्या होगा? छोटा। अब बी का मान कितना है? 6। तो अभी हम आपको एक कंडीशन पढ़ाए थे शुरू में। हम आपको एक कंडीशन क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? यहाँ देखिए कि बी का जो मान है ना बाबू, बी का मान वो हमेशा आर से बड़ा होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए आर का जो मान होगा ना, वो बी से हमेशा छोटा होगा। बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बी का मान जो है ना, वो आर से बड़ा होगा। आप जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। आर का मान छोटा होता है किससे? बी से। या बी का मान बड़ा होता है किससे? आर से। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे समझाए हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको पढ़ाए हैं
क्या पढ़ा है कि बी का मान, 2 नंबर ऑप्शन देखिए, बी का मान हमेशा आर से किससे होगा, बड़ा होगा। बी का मान हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। बी का मान हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बी का मान अगर आर से बड़ा होगा, तो कहाँ थे अपने लोग, इस वाले सवाल पे। तो देखिए इस वाले सवाल पे बी का मान अगर आर से बड़ा होगा, तो इतना बात अगर आ गया आपको समझ में बाबू, तो देखिए कि आर का मान तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आर का मान क्या सब हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आर का मान हमेशा किससे बड़ा छोटा होगा, बी से। तो देखिए आर लेस देन, बी के जगह पे क्या लगाइएगा, 6। बी के जगह पे क्या लगाइएगा, 6। तो बी का मान जो है ना बाबू, वो हमेशा आर, बी का मान जो हमेशा होगा आर से बड़ा होगा, यानी आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। तो आर का मान 6 से छोटा क्या सब हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 0 से लेकर के आप 5 तक आप सवाल में वैल्यू पुट कर सकते हैं, 6 से छोटा हुआ, ठीक है। 6 से क्या होगा, आर का मान छोटा होगा। तो इसमें क्या सब आ जाएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। तो इसलिए हम वहां पे लिख दिए हैं कहाँ, 0 से लेकर के कहाँ तक लिख दिया आपका, 5 तक लिख दिए हैं। भाई यूक्लिड परिमेय से, तो यूक्लिड परिमेय से ए बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बी क्यू प्लस आर। ए के जगह में तो यही रहने दीजिए, बी के जगह पे क्या लगा दीजिए, 6, क्यू प्लस क्या बन गया आपका, आर बन गया। तो आइए यहाँ से पुट कीजिए कि आर बराबर, देखिए 0 रखेंगे एक बार, आर बराबर क्या रखना है, 0, क्योंकि आर का मान 0 से लेकर के कहाँ तक चलना है आपको, 5 तक। तो आर का मान क्या रख दिए, 0। आर का मान जैसे ही 0 यहाँ पे रखिएगा ना बाबू, इस इक्वेशन को आप देखिएगा, आप 0 जैसे ही रखेंगे तो आप बताइए ये इक्वेशन ए बराबर क्या बनेगा, ए बराबर बन जाएगा आपका, इस इक्वेशन को मत देखिए अब आप देखिए इस वाले इक्वेशन को, यहाँ जो वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि आर के जगह में अगर 0 रखेंगे, तो 0 किसी भी संख्या में जोड़िए या घटाइए, कोनो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये कितना बन गया, ए बराबर 6 क्यू, क्या बन गया, 6 क्यू। और आप पढ़े होंगे सम संख्या के बराबर, किसके बारे में, सम संख्या के बराबर। आप बताइए 6 क्यू को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3 क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जिस पे 2 आएगा, यानी कि जिस संख्या का गुणांक 2 होगा बाबू, तो वो संख्या सम होगा कि विषम, तो आप बोलिएगा सम। तो 6 क्यू जो है सम है कि विषम, तो सम हो गया। फिर आर का मान कितना लीजिए, 1। आर का मान कितना लीजिए, 1। और फिर से यहाँ देखिए, आर का मान अब की बार यहाँ 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1 रख, ये क्या बन जाएगा, 6 क्यू प्लस क्या बनेगा, 1। क्या बन जाएगा, 6 क्यू प्लस 1। तो आप ही बताइए, क्या 6 क्यू प्लस 1 में एक के अलावा, किसके अलावा, एक के अलावा दूसरा संख्या इस पे कॉमन आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो इस पे एक ही कॉमन आएगा, क्या आएगा, एक ही कॉमन आएगा। तो ये क्या बन गया, 6 क्यू प्लस 1 बन गया। तो आप ये बताइए कि इस पे अगर एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं आ रहा है संख्या, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है एक। तो एक का मल्टीपल में जो भी नंबर होगा तो क्या बन जाएगा आपका, विषम संख्या बन जाएगा। तो ये विषम संख्या हो गया। अब आर के जगह पे फिर क्या रखिएगा, 2। आर के जगह में क्या लीजिएगा, 2। तो फिर इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से यहाँ पे क्या है आपका, 6 क्यू। तो ए के जगह पे लिखिए 6 क्यू, आर के जगह में क्या रख रहे हैं, 2। तो अब देखिए यहाँ फिर से 2 कॉमन आएगा। तो 2 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे ना, तो 6 से अगर 2 निकालेंगे, तो कॉमन जब भी निकलता है तो गुना के रूप में निकलता है। तो 2 तिया 6, 2 से 2 को निकाल लीजिएगा तो क्या बनेगा, 1। तो आप बताइए 2 का मल्टीपल में जो भी संख्या होगा वो सम संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, सम। को सम तो बोल नहीं रहा है, क्या बोल रहा है, धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ क्या लिखा है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लगा लीजिए, पूरा आ जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये तो सम हो गया। अब आर बराबर आप क्या लेंगे, 3। आर बराबर 3 लेंगे तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 क्यू प्लस 3। क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 3। इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। 6 क्यू प्लस आर के जगह में क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लीजिए बाबू, क्या आएगा कॉमन, तो 3 लेंगे। तो 6 से जब 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 क्यू, और 3 की जगह में क्या आ जाएगा, 1। इक्वेशन इसको क्या मान लीजिए आप, सेकेंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए, सेकेंड, क्योंकि देखिए 3 ही कॉमन आएगा। 3 सम है कि विषम है, तो विषम हो गया। तो ये संख्या विषम निकल गया। अब आर के जगह पे क्या लीजिएगा आप, 4। तो एक बराबर क्या बन जाएगा, 6 क्यू प्लस, इसको देखिए यहाँ पे 6 क्यू प्लस आर के जगह पे क्या रखिएगा, 4। तो आर के जगह पे 4। इस पे देखिए फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लिए। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो गुना के रूप में निकलता है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो 2 के मल्टीपल में जो भी संख्या बाबू निकलेगा ना गुणज में, तो वो विषम संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। अब उसका कहानी खत्म। तो आर बराबर क्या लीजिएगा, 5। तो ए बराबर क्या बन गया, 6 क्यू प्लस 5। यानी आर के जगह पे हमेशा इस मान को बैठाना है। किस मान को बैठाइएगा, देखिए आर के जगह पे आपको, यहाँ देखें,
आर के जगह में आप देख लीजिए, जीरो से लेकर के अब 5 तक, जीरो से लेकर के कहां तक, 5 तक वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से देखिए कि आर का मान क्या निकल गया, 5 रखने पे 6 क्यूब प्लस 5 निकल गया। तो आप बताइए कि इस पे कॉमन क्या आएगा, एक के अलावा कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन आप थर्ड, इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या आप थर्ड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से क्लियर हो गया कि ये संख्या क्या है आपका विषम पूर्णांक। तो हम यहां से लिख देंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से स्पष्ट है कि 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 विषम, या ऐसे लिख लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, बस इतना लैंग्वेज आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना था। यही आपको सिद्ध करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। आइए इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिव्यू कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि दर्शाई कि कोई भी संख्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, विषम पूर्णांक भी होना चाहिए। तो हम आपको कंडीशन समझा दिए थे कि ए कोई विषम क्या मान लिया है, धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। बी के जगह पे क्या आ गया, 6, ये भी बात आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब बी का मान जब 6 है तो आर का मान क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होगा तो जीरो से लेकर के कहां तक लीजिएगा, 5 तक, जीरो से लेकर कहां तक लीजिएगा, 5 तक। तो आर का मान बारी बारी से रखे हम। एक बार यहां से देखिए जीरो रखे हैं, क्या रखे हैं, जीरो। एक बार हम फिर से अंडरलाइन करके आपको बता देते हैं। एक बार यहाँ देखिए जीरो, जैसे ही आर के जगह में यहाँ पे जीरो रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे समझिए 6q+r है, तो आर के जगह में क्या रख रहे हैं, जीरो। तो जीरो जोड़िएगा तो क्या बनेगा, 6q ही बनेगा। तो क्या बन गया, ये 6q बन गया। 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो मतलब दो जिस पे आएगा वो सम संख्या होगा, तो सम आ गया। फिर आर के जगह पे यहाँ देखिए 1 रखे हैं, तो 1 जैसे ही रखे हैं तो इस इक्वेशन को फिर से देखिए यहाँ से, बाकी तो जगह पे रहेगा लेकिन आर के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 1। तो 6q+1 कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आएगा, क्योंकि दूसरा संख्या तो दिख नहीं रहा है, तो 1 ही कॉमन है। 6q+1, तो 6q+1 है तो इसमें 1 का मल्टीपल अगर कोई संख्या चलेगा या दूसरा संख्या नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए वो संख्या कैसा होगा, विषम संख्या होगा। तो ये विषम संख्या हो गया। फिर यहाँ 2 रखे हैं तो 2 कॉमन लेने पे क्या बन गया, सम बन गया। इसी तरह से यहाँ भी 3 रखे हैं तो 3 कॉमन ले लिए तो विषम। यहाँ 4 रखे हैं तो 2 कॉमन लिए तो सम। यहाँ 5 रखे हैं तो 1 कॉमन आया तो विषम हो गया। यानी कि जीरो से लेकर के 5 तक आप रखिएगा, जहां पे कॉमन 2 आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, सम। जहां पे 2 कॉमन नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहां तक चीजें आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए सपोज कीजिए कि कोई नंबर ऐसे रहेगा 4q+2, क्या रहेगा आपका, 4q+2 रहेगा, 4q+2। अब आपसे पूछेगा कोई आदमी कि ये सम है कि विषम, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा, आप बताइए तो, दो। तो यहाँ क्या बनेगा, 2q+1, तो ये सम बन गया। ऐसे ही आपको पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा 8q+4, तो ये सम है कि विषम है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4, तो 4 ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 एका 4 है, तो ये भी संख्या क्या हो गया आपका, सम हो गया। मतलब सम कॉमन आएगा तो सम होगा, और विषम कॉमन आएगा तो विषम। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं। जो लड़का बिगिनर है यानी कि 10th का तैयारी करता है वो भी पढ़ सकता है, या जो लड़का टेस्ट मतलब सॉरी जो लड़का 2025 में एग्जाम देना चाहता है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है।